भगाया तो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति। उत्पत्ति या उद्भव कि माइटोकॉन्ड्रिया आखिर बनती कहां से है, आती कहां से है। तो हमने आपके लिए पहला सिद्धांत बताया था डी नोवो सिद्धांत। यह सिद्धांत केवल यह बताता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति स्वतः होती है। हम बता चुके हैं, इसे समझा चुके हैं, केवल तुम्हें फ्लो में ला रहे हैं कि आप समझ जाएं कि वास्तव में क्या चल रहा है। तो डी नोवो केवल सिद्धांत यह बताता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति स्वतंत्र होती है। उसमें कुछ कोई भी अन्य कोशिकीय अंग उसमें भाग नहीं लेता। कहने का मतलब यह है कि ना तो पूर्व में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया भाग लेती है, ना कोई अन्य अंगक भाग लेता है, वो स्वतंत्र रूप से बनते हैं। तो इसमें दो वैज्ञानिकों ने बताया था, एक नोविकोव और एक अटर्डी, इन दो ने बताया था। नंबर 2 है कि माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया पूर्ववर्ती माइटोकॉन्ड्रिया से होती है। तो पूर्ववर्ती माइटोकॉन्ड्रिया से किस प्रकार से होगी? इसमें 3 विधि हैं। नंबर 1 पट निर्माण द्वारा, और भी है संकीर्णन द्वारा, और सी है मुकुलन द्वारा। तो पूर्ववर्ती माइटोकॉन्ड्रिया से जो उत्पत्ति होगी वो 3 विधियों से होगी, पट निर्माण द्वारा, संकीर्णन द्वारा और मुकुलन द्वारा। हमने पट बताया था कि पट में केवल आंतरिक भित्ति भाग लेगी, आंतरिक झिल्ली। किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की। तो आंतरिक झिल्ली, जबकि संकीर्णन में दोनों झिल्लियां भाग लेंगी, बाहरी और आंतरिक। ध्यान रखनी है। आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है? डबल मेम्ब्रेनस अंगक है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकीय अंगक है। ध्यान रखनी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो निश्चित रूप से पट निर्माण में केवल आंतरिक झिल्ली भाग लेती है, जबकि संकीर्णन में दोनों झिल्लियां भाग लेती हैं। और मुकुलन में आप जानते हैं एक अतिवृद्धि निकलेगी और उसमें संकीर्णन गहरा हो जाएगा, और संकीर्णन गहरा होते ही वो क्या हो जाएगी, जो मूल माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसे जनक माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे, उससे अलग हो जाएगी, और एक पुत्री माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होगा? जन्म होगा। हमें समझा चुके हैं। नंबर तीसरी विधि जिसमें बताया गया है कि कोशिका झिल्ली से उत्पत्ति होती है, जो कि रॉबर्टसन ने बताया था। आप समझ चुके हैं। तीसरी विधि बताई थी, ये हम बता चुके हैं।
तीसरा जो सिद्धांत बताया था हमने या विधि बताई थी, वो बताई थी कोशिका झिल्ली से, कि माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति कोशिका झिल्ली से होती है। तो ये बताया था रॉबर्टसन ने। रॉबर्टसन, ध्यान रखें, ये एक प्रकार है वास्तव में देखा जाए। एक और वैज्ञानिक थे ग्रेग, उन्होंने क्या बताया था कि केंद्रक झिल्ली से माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति होती है। तो इसका मतलब है ये वास्तव में, अगर हम तीसरा प्रकार देखें झिल्ली द्वारा, तो झिल्ली द्वारा में दोनों आ जाते हैं, कोशिका झिल्ली द्वारा और केंद्रक झिल्ली द्वारा। तो ग्रेग कहते हैं कि वास्तव में माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति केंद्रक झिल्ली से होती है, और रॉबर्टसन कहते हैं कि कोशिका झिल्ली से होती है। ये हम बता चुके हैं। कोशिका झिल्ली में अगर आप देखें तो कोशिका झिल्ली में हम बता भी चुके हैं कि जैसे ये कोशिका झिल्ली है, और कोशिका झिल्ली में क्या होगा, अंतर्वलन होगा। झिल्ली क्या होगी, इनवेजिनेट होगी, अंतर्वलित होगी, अंदर की ओर क्या होगी, कुंडल पैदा होंगे उसमें, वलित होगी वो अंदर की ओर। और वलन वो ऐसे हो जाएंगे कि धीरे धीरे वो एक ऐसा अंगक बन जाएगा कि जिसमें डबल झिल्लियां उत्पन्न हो जाएंगी। ये मिलेंगी नहीं इस तरीके से। ये बाहर की ओर इस तरीके से बाहर आएंगी। आपको ऐसा लगेगा, तो यहां डबल मेम्ब्रेन उत्पन्न हो जाती है और क्रस्टी बन जाती है। बार बार पार्श्व अंतर्वलन से क्या होगा, यहाँ क्रस्टी नामक संरचना बन जाएगी। क्रस्टी कहां बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर। और क्रस्टी पर ही वास्तव में क्या रहता है, F1 कण या ऑक्सीसोम पाए जाते हैं, जो वास्तव में श्वसन के लिए जिम्मेदार हैं। तो ये हम बता चुके हैं, ध्यान रखें। तो कोशिका झिल्ली से रॉबर्टसन ने बताया था, और ग्रेग ने केंद्रक झिल्ली। तो झिल्ली, तो इससे हम क्या मान सकते हैं, झिल्ली द्वारा उत्पत्ति। तो तीन प्रकार हो गए, डिनोवो, दूसरा पूर्ववर्ती माइटोकॉन्ड्रिया से, तीसरा झिल्लियों द्वारा। झिल्ली में दो प्रकार हैं। अब हम लास्ट पढ़ेंगे सहजीवी उत्पत्ति। सहजीवी सिद्धांत है, तो ये लास्ट है, नंबर 4, सहजीवी सिद्धांत। तो सहजीवी सिद्धांत में इसे सिम्बायोन हाइपोथेसिस कहेंगे। सिम्बायोन हाइपोथेसिस। आप जानते हैं सहजीवी के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं। तो ये सिद्धांत क्या मानता है, ये सिद्धांत दिया था 1890 में अल्टमान ने। वैज्ञानिक थे अल्टमान। सहजीवी सिद्धांत बताता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अंतःकोशिकीय परजीवी है।
तो ये क्या मानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के अंदर अंतःकोशिकीय परजीवी मानते हैं। जैसे आप जानते हैं कि जो जीवाणु रहते हैं वो क्या करते हैं, कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं, या तो कोशिका की सतह पर रहेंगे तो क्या कहेंगे उन्हें, बाहरी परजीवी, और कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो अंतःकोशिकीय परजीवी कहेंगे। तो इन्हें जीवाणुओं के समान क्या मान रहे हैं, अंतःकोशिकीय परजीवी मान रहे हैं। ध्यान रखिए, अगर आपने कभी सुना हो, वायरस पढ़ा हो, तो वायरस को भी क्या मानते हैं हम, अंतःकोशिकीय अविकल्पी परजीवी मानते हैं। अंतःकोशिकीय अविकल्पी परजीवी क्यों कह रहे हैं हम अंतःकोशिकीय अविकल्पी, क्योंकि कोशिका के बाहर वो निर्जीव रूप में पाया जाता है और कोशिका के अंदर सजीव रूप में लक्षण दर्शाता है, इसीलिए उसे हम अंतःकोशिकीय अविकल्पी परजीवी बोल रहे हैं। अविकल्पी से मतलब है कि कोशिका के बाहर ही वो क्या है, सजीव के रूप में पाया जाएगा, कोशिका के अंदर ही सजीव के रूप में पाया जाएगा, कोशिका के बाहर सजीव के रूप में नहीं पाया जाएगा। लेकिन यहां हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या मान रहे हैं, अंतःकोशिकीय परजीवी। तो ये अंतःकोशिकीय परजीवी के रूप में कोशिका में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। ये सिद्धांत ये बताता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कोशिका में अंतःकोशिकीय परजीवी के रूप में पाई जाती है और अंततः वो सहजीवी संबंध स्थापित कर लेती है। सहजीवी संबंध से तो मतलब ये हो गया, आप जानते हैं परजीवी क्या करते हैं, परजीवी तो केवल किसी भी परजीवी और परपोषी में आप अंतर समझते होंगे। परपोषी उसे कहते हैं जो वास्तव में आतिथ्य करता है, जिसे मेजबान कहते हैं, जो सेवा करता है परजीवी का। और देखो परपोषी जिसे हम क्या कहते हैं, होस्ट, और परजीवी के रूप में यहां माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसे क्या कह रहे हैं हम, परजीवी, पैरासाइट। तो ध्यान रखें, प्रारंभ में यह अंतःकोशिकीय परजीवी के रूप में प्रवेश करता है, लेकिन बाद में सहजीवी संबंध स्थापित कर लेता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो यह सिद्धांत ये बता रहा है, सहजीवी संबंध से मतलब है कि जो परपोषी है, अर्थात जो कोशिका है, कोशिका को लाभ पहुंचाता है और उससे लाभ लेता भी है, अर्थात दोनों में इस प्रकार का संबंध स्थापित हो जाता है कि दोनों ही लाभकारी संबंध स्थापित कर लेते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। तो ध्यान रखें, ये प्रवेश करेगा अंतःकोशिकीय परजीवी के रूप में और लास्ट में संबंध स्थापित कर लेगा सहजीवी संबंध। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है, आप जानते हैं केंद्रक में क्या पाई जाती है, स्वायत्तता पाई जाती है, ऑटोनॉमी पाई जाती है। वो अपने कार्यों को स्वयं करता है, अपने लिए जो भी कार्य करेगा स्वतः कर लेता है। इसी प्रकार जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी अपने कार्यों को स्वतः कर लेती है। तो मानते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें कुछ हद तक स्वायत्तता पाई जाती है। हम कुछ हद तक इसलिए बोल रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया अर्ध स्वायत्त शासी अंग है। कैसा है, अर्ध स्वायत्त शासी, सेमी ऑटोनॉमी पाई जाती है, अर्थात ये अपने संपूर्ण कार्यों को पूरा नहीं करता, कुछ कार्य केंद्रक के द्वारा किए जाते हैं। तो ध्यान रखें, ये कैसा है, स्वायत्त शासी, स्वायत्तता भी पाई जाती है इसमें। तो ये अंग कैसा है, स्वायत्तता। स्वायत्तता से मतलब है कि ये अपने प्रोटीन संश्लेषण का कार्य और डीएनए रेप्लिकेशन का कार्य स्वतः कर लेता है। समझ रहे हैं ना? तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कब करेगा, जब इसमें राइबोसोम पाए जाएंगे, और डीएनए रेप्लिकेशन का कार्य कब करेगा, जब इनमें डीएनए पॉलीमरेज, जो कि क्या करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में, प्रतिलिपिकरण में काम आते हैं। तो ध्यान रखें, माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है, स्वायत्तशासी अंग है, या इसमें स्वायत्तता पाई जाती है। तो ये लाइन ध्यान रखें। अब हम देखते हैं कि वास्तव में एक माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु से किस प्रकार समानता रखती है। ध्यान रखें, हम जीवाणु से समानता देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को भी क्या मान रहे हैं हम, अंतःकोशिकीय परजीवी मान रहे हैं,
और जीवाणु भी क्या रहता है, अंतःकोशिकीय परजीवी रहता है। तो हम समानता देखेंगे। अब आप इस संबंध को समझ चुके हैं कि ये जो सिद्धांत बताता है सहजीवी सिद्धांत 1890 में अल्टमान ने दिया था। तो ये जो सिद्धांत है ये बताता है कि कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अंतःकोशिकीय परजीवी के रूप में प्रवेश करती है और अंततः सहजीवी संबंध स्थापित कर लेती है और माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ हद तक स्वायत्तता पाई जाती है, जो कि वास्तव में डीएनए संश्लेषण और प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है। डीएनए संश्लेषण से मतलब है डीएनए प्रतिलिपिकरण। ध्यान है। अब हम देखेंगे कि वास्तव में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो जीवाणु से किस प्रकार समानता रखती है। तो ध्यान से सुने एक एक पॉइंट को। ये तो आप समझ चुके हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तुम्हें अगर कोई पूछेगा, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि बताइए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या मानते हैं। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। देखो, ना तो आपको झिल्ली से पूछेगा, वो सबसे ज्यादा इसी के बारे में पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया, और एक और है क्लोरोप्लास्ट, जो कि क्या है, लवक है, जिन्हें हम प्लास्टिड कहते हैं। लवक तो समझते हैं आप। तो क्लोरोप्लास्ट लवकों का एक प्रकार है। वो भी कैसा है, वो अंगक भी अंतःकोशिकीय परजीवी के रूप में माना गया है। तो ये अंतःकोशिकीय परजीवी के रूप में माने गए हैं। तो कोशिका के अंदर परजीवी के रूप में रहते हैं। आप सोचो, कोशिका खुद ही कैसी है, कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। तो कोशिका तो अपना कार्य स्वयं कर लेती है, स्वायत्तशासी वो खुद ही है, लेकिन उसमें एक अंग ऐसा पाया जा रहा है जो अपने कार्यों को खुद कर रहा है। तो इसका मतलब है वो हो सकता है वो परजीवी है। ये सिद्धांत क्या मान रहा है, इसीलिए तो परजीवी मान रहा है उसे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया अपने कार्य स्वतः कर रही है। अब देखो, हम देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है और जीवाणु है, में समानता। ध्यान रखें, बीजाणु और जीवाणु में अंतर रहता है, आप जानते होंगे। हम जीवाणु बोल रहे हैं, बैक्टीरिया, स्पोर नहीं बोल रहे हैं, बीजाणु। ठीक है। अब हम इन दोनों में समानता देखेंगे। तो समानता नंबर पहला फैक्ट देखते हैं। तो इसमें क्या रहता है, आप जानते हैं जीवाणुओं में क्या पाई जाती है, मीजोसोम पाई जाती है। मीजोसोम। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाई जाती है, क्रस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है क्रस्टी। तो इन दोनों में समानता देखी गई है कि जीवाणु में पाई जाने वाली मीजोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाने वाली क्रस्टी, इनमें समानता देखी गई है। ध्यान रखनी है, आप ये नहीं जानते होंगे कि मीजोसोम ही क्या होती है। तो मीजोसोम मैं आपको बता देता हूं कि आप जानते हैं जो जीवाणु होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती, क्योंकि वो कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक। उनमें विभिन्न प्रकार के झिल्ली युक्त कोशिकीय अंगकों का अभाव पाया जाता है। केवल उनमें क्या पाया जाएगा, राइबोसोम मिलेगी आपको। क्या मिलेगी, राइबोसोम मिलेगी। तो राइबोसोम मिलेगा, उसके अलावा कोई भी झिल्ली युक्त कोशिकीय अंगक किसी भी प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाएगा। तो मीजोसोम क्या है, मीजोसोम वास्तव में कोशिका झिल्ली का अंतर्वलित रूप है। तो ये मीजोसोम है। ध्यान रखनी, कोशिका झिल्ली की बात कर रहे हैं हम, कोशिका भित्ति की नहीं। तो जीवाणुओं की कोशिका झिल्ली अंतर्वलित होकर एक ऐसी रचना बनाती है जिसे हम मीजोसोम कहते हैं, जो कि श्वसन के लिए जिम्मेदार है।
श्वसन। आप जानते हैं जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो एटीपी कहां बनेगी, एटीपी की उत्पत्ति कहां होगी, तो एटीपी की उत्पत्ति होगी मीजोसोम पर। तो जीवाणुओं में क्या पाई जाती है, मीजोसोम। कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से मीजोसोम पाई जाती है। तो आपको वायरस मिलेगा, अन्य उदाहरण मिलेंगे, टेरिडोफाइट मिलेगा और एक में जीवाणु होगा। तो आप ध्यान रखें उनमें जीवाणुओं में मीजोसोम पाई जाती है, जो कि वास्तव में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करती है। तो ध्यान रखिए जीवाणुओं में मीजोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रस्टी समानता दर्शाते हैं। और क्रस्टी क्या रहती है, आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली रहती है, जैसे ये बाहरी झिल्ली है और आंतरिक झिल्ली, इस तरीके से ये रचनाएं पाई जाएंगी, उन्हें ही हम क्या कह देते हैं, क्रस्टी कह देते हैं। तो आंतरिक झिल्ली के जो एक तरीके से आप उन्हें उभार कह सकते हैं या अंतर्वलन कह सकते हैं, उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, क्रस्टी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की वलय जो आंतरिक झिल्ली से बनते हैं उन्हें क्रस्टी कहते हैं, और जीवाणु की कोशिका झिल्ली के वलयन उन्हें मीजोसोम कहते हैं। तो इनमें समानता देखी गई है इस सिद्धांत के अनुसार। नंबर 2, जीवाणुओं में ईटीएस, जीवाणुओं में ईटीएस और माइटोकॉन्ड्रिया में जो ईटीएस है वो कहां रहता है, आंतरिक झिल्ली पर। कहां रहता है, आंतरिक झिल्ली पर। तो ध्यान रखें जीवाणुओं में ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, हिंदी में सुना होगा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, जहां एटीपी का निर्माण होता है। आप जब श्वसन पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में श्वसन और प्रकाश संश्लेषण है नहीं, वो सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी आपको हम देंगे। तो इलेक्ट्रॉन ईटीएस क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, जिसमें वास्तव में एटीपी का निर्माण होता है। तो जीवाणुओं में ईटीएस और माइटोकॉन्ड्रिया में आंतरिक झिल्ली क्या है, समानता दर्शाते हैं। आप जानते हैं जीवाणुओं में तो कहां होगा ईटीएस, मीजोसोम पर ही होगा, क्योंकि उसमें तो कोशिका झिल्ली है, माइटोकॉन्ड्रिया होती नहीं है। तो ये समानता दर्शाते हैं। इसके अलावा नंबर 3, अंतःप्रदब्धी जालिका की झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली, आउटर मेम्ब्रेन, ये भी आपस में क्या दर्शाते हैं, समानता दर्शाते हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए यहां अंतःप्रदब्धी जालिका आई है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और जीवाणु में समानता पढ़ रहे हैं। तो ये एक अलग फैक्ट है, अंतःप्रदब्धी जालिका की झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली समानता दर्शाते हैं। तो अब एक लाइन आएगी यहां पे, वास्तविक परजीवी, तो वास्तविक परजीवी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली और अधात्री, अधात्री जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। ध्यान रखनी है माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला जो भी मटेरियल है, जो भी द्रव्य है, द्रव नहीं, द्रव्य मटेरियल, उस अधात्री को और माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली को ही वास्तविक परजीवी मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, वास्तविक परजीवी। तो वास्तव में ये मान रहे हैं कि जो वास्तविक परजीवी है ना कोशिका के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, ये रहता है मैट्रिक्स। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है,
इसकी आंतरिक झिल्ली इस तरीके से है, कहीं कहीं उसमें इस तरीके से रचनाएं पाई जाएंगी, क्रस्टी जिन्हें कहते हैं। मान लो ये क्रस्टी है, तो यहां पे क्या होगा, अंदर अंदर ही तो होगा मैट्रिक्स। तो यह आंतरिक झिल्ली और मैट्रिक्स को वास्तविक क्या मान रहे हैं, परजीवी मान रहे हैं वो। ये सिद्धांत बता रहा है इस बात को। ठीक है, नंबर 4 पे देखेंगे, ये आपको ध्यान रखें। बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये। नंबर 4, जीवाणुओं में आरएनए संश्लेषण और माइटोकॉन्ड्रिया में आरएनए संश्लेषण कैसा है, समान है। विद्यार्थियों रिजॉइन करेंगे आप।